डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे किसी एरे में किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। साथ ही इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड लिख सकते हैं डेटा को इंसर्ट करने का किसी एरे में। ठीक है, मान लीजिए आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, एक एरे लेते हैं हम लोग जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक एरे है, कुछ ऐसा लिखा है। मुझे लगता है अभी तक सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि ये वाले लाइन का क्या मतलब है ना। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर किया है, राइट। एक एरे डिक्लेयर्ड है यहाँ पे जिसमें डेटा टाइप कौन सा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इंटीजर टाइप। एरे का नाम क्या है, ए, और कितने एलिमेंट होने वाले हैं इसमें, 5, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एरे है, राइट। तो इस एरे को हम लोग यहाँ पे एक लॉजिकल डायग्राम से बना भी देते हैं। ठीक है, से ऐसे करके एक एरे दिया हुआ है हमें, और मान लीजिए इस एरे में कुछ एलिमेंट्स भी यूज़र से हमने ले लिए। से कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5। ठीक है, अब देखिए इस एरे का साइज़ क्या है, 5, और इसमें पूरे 5 के 5 एलिमेंट्स यूज़र ने पहले से ही मेंशन करके रखे हैं ना। अब मान लीजिए यूज़र चाहता है कि ये जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन मतलब ये जहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, इस थर्ड पोजीशन पर एक और नया एलिमेंट इसमें ऐड हो जाए, राइट। यूज़र एक नया एलिमेंट को ऐड करना चाहता है, मान लीजिए वो नंबर 9 है। ठीक है ना, लेकिन अभी तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो एरे में सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए ही हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, से ये जो थर्ड पोजीशन है ना, ये थर्ड पोजीशन जो है इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, A2। मतलब इंडेक्स तो अपना सेकंड है, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ठीक है, तो अगर मेरी पोजीशन जो है वो थर्ड है तो मेरा इंडेक्स कौन सा हुआ, इंडेक्स कौन सा हुआ यहाँ पे, सेकेंड। ठीक है, तो अगर सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग इस 9 को इंसर्ट करना चाहते हैं, और मान लीजिए यूज़र अपने प्रोग्राम में ऐसा मेंशन कर देता है A2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे ये 4 की जगह 9 तो आ जाएगा, लेकिन ये 4 जो है वो नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है कि 9 को इस गिवन एरे में इंसर्ट करना है, वो इंसर्शन नहीं हो पाएगा, राइट। यहाँ पे तो आपने क्या करा, इस 4 को ओवरलैप कर दिया विद यूजिंग दिस 9। तो दिस इज़ रॉन्ग है ना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। ठीक है, तो जब भी एरे में पहले से एलिमेंट्स ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं तो आप एक नए एलिमेंट को अगर साइज एक्सीड कर रहा है तो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन, राइट। ये क्या कहलाती है, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एरेज का अगर प्री डिफाइंड साइज है और साइज से एक्सीड कर रहा है आपका पोजीशन, तो वो कंडीशन ओवरफ्लो कंडीशन कहलाती है। दैट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन में क्या होता है, यू कैन नॉट इंसर्ट डेटा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, देखिए, यू कैन नॉट इंसर्ट डेटा। ठीक है, राइट, तो आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन क्या है ना कि जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में कोड लिख रहे होते हैं ना, तो हमें इस ओवरफ्लो कंडीशन को ना मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि इन सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, हमारे पास कोई भी एक अपर बाउंड चेक नहीं है। ठीक है ना, वी आर नॉट हैविंग एनी अपर बाउंड चेक। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें कुछ यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो देयर इज़ नो अपर बाउंड चेक इन सी प्रोग्राम, राइट। सी प्रोग्रामिंग में देयर इज़ नो अपर बाउंड चेक, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यूज़र जो है ना, वो ये आपका एरे का जो लिमिट है एलिमेंट्स का, इसको एक्सीड भी करता है ना, तो अगर उसके प्रोग्राम में मेंशन्ड नहीं है कि यार लिमिट एक्सीड करने पर आपको डेटा लेना है या नहीं लेना है, राइट, तो फिर आपका प्रोग्राम गड़बड़ रिजल्ट दे सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए गड़बड़ रिजल्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे आप यूज़र से रन टाइम में एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। ठीक है ना, यूज़र से रन टाइम में एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, या फिर आपने ये इनिशियलाइज तो ऐसा करा, डिक्लेयर तो ऐसा करा 5 साइज़ का, और फिर यूज़र से फिर पूछना है कि अब उसको कितने साइज़ का एरे चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए, और मान लीजिए वो साइज़ जो है वो 6 दे देता है। ठीक है ना, तो अब ये 6 साइज़ वो दे ही नहीं सकता ना एथिकली, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी 5 का डिक्लेयर करके रखा है एरे, ये 6 साइज़ कैसे दे सकता है। लेकिन अगर आप ओवरफ्लो कंडीशन को अपने प्रोग्राम में लिखेंगे नहीं किसी लाइन में, ठीक है ना, तो सी प्रोग्राम जो है ना, इस अपर बाउंड को, उसके पास कोई अपर बाउंड चेक नहीं है चेक करने के लिए कि आपने एक्सीड किया लिमिट को। ठीक है, तो वो तो लेता रहेगा उसे डेटा, और आगे कहीं भी मेमोरी में उसको फीड करता रहेगा मेमोरी मैनेजर, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है एरेज का। तो इस ड्रॉबैक को
ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, अपने कोड में मेंशन करना पड़ता है प्रोग्रामर को ये लाइन। तो मतलब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोग्रामर टू मेंशन दिस लाइन इन द प्रोग्राम दैट in case if user is exceeding the given limit of the elements, तो वहाँ पे overflow condition जो है वो आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले करने लगे, राइट। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट in C programming there is no upper bound check. Okay, so there is no upper bound check for what? For overflow conditions. Overflow conditions के लिए there is no upper bound check, right? So what is needed to be done? User or not user, we should write what? Programmer has to you know what, mention in the program. ठीक है ना, प्रोग्रामर को प्रोग्राम में मेंशन करना पड़ता है कि अगर आप साइज़ को यूज़र जो है वो एक्सीड कर रहा है ना, बियॉन्ड लिमिट लेकर जा रहा है, तो ओवरफ्लो कंडीशन है ये, ठीक है ना, राइट। चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं अब स्पेस अवेलेबल ही है ना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं इंसर्शन का। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक एरे दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ मेमोरी लोकेशन है मेरे पास। ये एरे है मेरा, मान लीजिए इसका नाम ए है और इंडेक्सिंग है देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल 12 एलिमेंट्स इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी इसमें कुछ दिए हुए एलिमेंट्स मान लीजिए ऐसा दिए हैं 6 2 4 0 8 है ना, अप टू 4th इंडेक्स यहाँ पे एलिमेंट्स ऑलरेडी फीड हैं, ठीक है ना। और अब आपसे बोलते हैं कि मतलब अब कुल मिला के यहाँ पे ये जो इतना स्पेस है ना, दिस स्पेस इज अवेलेबल है ना, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए स्पेस इज अवेलेबल। ठीक है, तो अब स्पेस अवेलेबल है ना, तो अब आपसे कोई बोलता है कि यार एक नया एलिमेंट आप इंसर्ट कर दो, है ना, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, है ना। मान लो वो बोलता है पोजीशन नंबर 3 पर, है ना, ये है आपकी पोजीशन 3, तो बोलता है मान लो पोजीशन नंबर 3 पर आप एक नया नंबर जो है ना, नंबर 9 जो है उसको आप इंसर्ट कर दो, ठीक है ना। ऐसा यूज़र की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये जो इंसर्शन है ना, इस इंसर्शन को करने के लिए भी सबसे पहले यू नीड टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स, राइट, 2 मेजर थिंग्स। पहला क्या कि अगर आपको जो गिवन एरे है ना, अगर आपको जो गिवन एरे है ना, जिसमें ऑलरेडी पहले से जो नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले से जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, अगर वो एक अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड मतलब समझते हैं आप, देखिए अनसॉर्टेड एरे है, इसका क्या मतलब होता है अनसॉर्टेड का? देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्डर, राइट, इसका कोई ऑर्डर नहीं है नंबर्स का, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर नंबर से तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई ऑर्डर नहीं है इनका पहले से दिया हुआ। तो फिर देखिए, तो फिर इसको इंसर्ट करना इज़ वेरी इजी है ना। तो फिर कैसे इंसर्शन करेंगे? तो देखिए कैसे इंसर्शन होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। फिर से बना लेते हैं ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये वाला एरे जो है हमने यहाँ पे बना दिया है और ये एलिमेंट्स जो है वो फिर से लगा दिए हैं। देखिए क्या 6 2 4 0 और 8, ठीक है। तो अब देखिए, अब यूज़र क्या चाहता था कि थर्ड पोजीशन पे है ना, ये जो आपका थर्ड पोजीशन है ना, यहाँ पर एक पोजीशन 3 पर एक नंबर जो है 9 वो इंसर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी है इंसर्ट करना। देखिए क्या हम लोग करेंगे, क्या हम लोग ये जो थर्ड पोजीशन पे नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर को यहाँ से पिक करेंगे या कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि स्पेस तो अवेलेबल है ना। और फिर यहाँ पर 4 की जगह हम लोग अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें इंसर्ट करना है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके पास नया एरे मिल जाएगा जिसके एलिमेंट्स क्या हो गए 6 2 9 0 8 4, पूरे के पूरे एलिमेंट्स पुराने वाले भी हैं, नया वाला नंबर भी अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पर एडेड है, ठीक है।
और सारे एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि ये एरे कैसा था, अनसॉर्टेड, मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि 4 सबसे पहले लिखा हो या थर्ड पोजीशन पे लिखा हो। तो ऐसा अनसॉर्टेड डेटा है ना, तो उसमें तो हम बहुत ईजीली मतलब बिना टाइम लगाए ऐसा सिर्फ उस पोजीशन के नंबर को कॉपी करके आगे नेक्स्ट लिख के एट द एंड ऑफ दी एरे लिख सकते हैं और उस पोजीशन पे अपने नए नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ये काम है। लेकिन अगर ये एरे जो है ना वो आपको अगर सॉर्टेड दी है, मान लीजिए, ठीक है, सॉर्टेड दे रखी है। अब मैं इसको थोड़ा सॉर्टेड फॉर्म में बनाता हूँ। सॉर्टेड एरे दे रखी है, ठीक है। हम लोग एक नया एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा, पहले से एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, मान लीजिए, है ना, सॉर्टेड एरे है, कुछ ऐसा दिया हुआ है से ये आपका एरे है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए 1 3 7 11 या 7 9 11 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ एलिमेंट्स पहले से दिए हुए हैं। सॉर्टेड दिख रहे हैं आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं सारे नंबर, राइट। और फिर देखिए अब आपसे बोल रहा है क्या कि यार आप पोजीशन नंबर 3 पे, यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पे नंबर जो है 5 को आप इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए नंबर 5 इंसर्ट हो जाएगा तो भी इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बिगड़ेगा नहीं, राइट। लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते कि 7 को यहाँ से हमने कट किया या फिर कॉपी किया और 11 के बाद पेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हम एरे बनाएंगे तो फिर तो ये सॉर्टेड नहीं रह जाएगा, इसका ऑर्डर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना रहेगा, देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग काम क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो 11 है ना, इस 11 को यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले में। तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब 11 को वहाँ पे कॉपी कर चुके, तो 9 को उठाएंगे यहाँ से और 9 को 11 की जगह कॉपी करेंगे, ठीक है, 9 हट जाएगा यहाँ से। और फिर क्या करेंगे, देखिए 7 को उठाएंगे यहाँ से और 7 को कॉपी करेंगे 9 की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 7 हट जाएगा यहाँ से। अब आपका ये पोजीशन को आप ओवरलैप कर सकते हैं विद दी न्यू नंबर, राइट। तो नया नंबर है अपना क्या, 5, तो 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाय शिफ्टिंग दी एलिमेंट्स टुवर्ड्स इट्स राइट, क्योंकि राइट में स्पेस अवेलेबल था तो हमने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग किसी सॉर्टेड एरे में किसी नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्शन के समय में बहुत ध्यान रखना है ना, बच्चे क्या करते हैं, यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो देखते नहीं है कि हमारा एरे सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है, और वो इंसर्शन के प्रोग्राम में ये अनसॉर्टेड वाला काम जो है वो कर आ जाते हैं। बट दिस कैन बी ओनली डन व्हेन द एरे इज़ अनसॉर्टेड। जब भी आपका सॉर्टेड एरे है तो वी नीड, हमको करना क्या है, हमें सीक्वेंस को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है ना, हमें सॉर्टेड डेटा को ख़राब नहीं करना है। तो फिर वहाँ पे हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको इंसर्शन कैसे करते हैं ये तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमको देखना क्या है, प्रोग्राम कैसे लिखना है हमको। तो सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है ये इंसर्शन का, ये मैं आपको और दिखा रहा हूँ अभी। चलिए देखते हैं कोड क्या है, और कोड का फिर लाइन बाय लाइन हम लोग एग्जीक्यूशन भी देखेंगे, है ना, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट कोड और उससे हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कोड फॉर इंसर्शन, code for insertion in an array at specific position, है ना, at specific position, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए से मेरे पास, अच्छा मैं अभी हेडर फाइल्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे ना वो प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है ना, और साइज़ उसका ले लेते हैं से थोड़ी देर के लिए 8, राइट, है ना, थोड़ा अभी छोटा ही लेते हैं ताकि स्क्रीन पे हम लोग बना पाए, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए हम लोग एक और वेरिएबल आई जो है वो इंडेक्सिंग के लिए एक वेरिएबल हम लोग साइज़ पूछेंगे यूज़र से कि उसको कितना एरे चाहिए। मतलब मान लीजिए हम लोग साइज़ और जो नंबर्स हैं वो रन टाइम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, राइट। और फिर देखिए नेक्स्ट हम वो वाला नंबर जो
इंसर्ट करना चाहते हैं उसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा हमें, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया नम नाम से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने डिक्लेयर कर दी हैं। अब देखिए क्या, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यूज़र से पूछे कि उसे कितना बड़ा साइज़ चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे सी प्रोग्राम में, printf, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंटर दी साइज ऑफ एरे, एंटर दी साइज ऑफ एरे, राइट। इसके बाद देखिए अब यूज़र एंटर करवाने के लिए हम लोग क्या कमांड देते हैं, ये मैंने लास्ट आपको वीडियोस में दिखाया है, स्कैनएफ, या फिर सी प्रोग्राम का कोई भी एक शॉर्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, कोई भी एक आता है ना वन शॉट वीडियो जिसमें सी प्रोग्रामिंग सिखाई है, तो उससे आपको एक बेसिक्स पता चल जाएंगे। तो बेसिक सिंटेक्स आप जान लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सी प्रोग्रामिंग में, बहुत ही साधारण सा लैंग्वेज है। तो ये हो जाएगा देखिए स्कैनएफ, और ये यहाँ पे आ जाएगा देखिए क्या, %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपका, और फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ साइज़। तो इससे हम यूज़र से साइज़ पूछेंगे कि कितने साइज़ का एरे वो चाहता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर अब आपको मैंने जो आपको बताया था ना अभी यहाँ पे कि एथिकली क्या करना चाहिए, इस ओवरफ्लो कंडीशन को, है ना, इस ओवरफ्लो कंडीशन को ये प्रोग्रामर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ओवरफ्लो कंडीशन को ज़रूर मेंशन करे अपने कोड में। तो वो कैसे मेंशन करते हैं वो मैं आपको अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। तो वहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन वो लगाएगा, क्या लिखेगा देखिए प्रोग्रामर, इफ size is greater than 8, ठीक है, अगर जो साइज़ है वो 8 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे 8 तो एलिमेंट ही हैं और इससे बड़ा भी साइज़ दे देता है अगर, ठीक है ना, 8 ही एलिमेंट है और इससे बड़ा साइज़ दे देता है अगर, तो फिर तो वो नेचुरली ओवरफ्लो कंडीशन ही है ना। तो बस यहीं पर आपको प्रिंट कराना है क्या, printf, ठीक है, printf क्या लिखेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर आपका सी प्रोग्राम जो है ना वो समझ नहीं पाएगा कि क्या करना है, मुझे कहाँ पर रोकना है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया ओवरफ्लो कंडीशन। और फिर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो अब सारा जो कोड है वो ना वो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एल्स। अब क्या करते हैं देखिए, एक सेकेंड, राइट, चलिए अब देखिए, अब हम यूज़र से बोलते हैं कि वो एलिमेंट साइज़ बता चुका है, अगर साइज़ 8 से छोटा है तो बस अब वो पूछते हैं उससे एलिमेंट्स बता दो भाई, printf क्या पूछेंगे, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये हम लोगों ने ट्रेवर्सल के टाइम देखा था, है ना, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, राइट। इसके बाद देखिए मैंने बोला था एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए यहाँ पे आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज। अच्छा पिछले प्रोग्राम में बताया था ये वाला है ना, i प्लस प्लस, तो आपको अगर जैसे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर लूप वगैरह, तो लास्ट प्रोग्राम में आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इसी सीरीज़ का। यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए स्कैनएफ, स्कैनएफ से अब हम लोग यूज़र द्वारा इनपुट ले लेंगे, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका, और यहाँ पे क्या लिखते हैं देखिए, एड्रेस ऑफ और आपके एरे और साथ में ब्रैकेट्स में क्या, इंडेक्स, ठीक है, और बस, ठीक है। तो इतना करने पर क्या होगा, यूज़र जो है वो अपने द्वारा दिए गए साइज़ में जितने एलिमेंट्स उसको देने हैं वो यहाँ पे एंटर कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हमको यूज़र से ये भी पूछना है कि यार उसे कौन सा एलिमेंट जो है ना, कौन सा नंबर जो है वो इंसर्ट कराना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से कमांड लिखेंगे printf, है ना, और क्या लिखेंगे, एंटर व्हाट, एंटर दी नंबर टू बी इंसर्टेड, कौन सा नंबर भाई आप इंसर्ट करना चाहते हो, और ये हमें किस वेरिएबल में लेना है, नम में, ठीक है ना। तो फिर स्कैनएफ कमांड देंगे, स्कैनएफ। आई होप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आप देखते रहोगे ना इन वीडियोस में, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कर क्या रहे हैं।
scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ num। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब इस scanf कमांड देने के बाद यहाँ पे यूज़र अपना वो नंबर जो है वो देगा और आपका मेमोरी मैनेजर जो है वो num वेरिएबल में उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, जो भी नंबर इंसर्ट कराना है। राइट, हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेंगे अभी। ठीक है, और फिर देखिए क्या, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और अपने को चीज़ यूज़र से पूछनी है क्या, कि वो किस पोजीशन पे इंसर्ट कराना चाहता है। तो देखिए फिर से एक कमांड देंगे, printf एंटर द पोजीशन, एंटर द पोजीशन ऑफ नंबर टू बी इंसर्टेड, पोजीशन ऑफ नंबर टू बी इंसर्टेड। राइट, और फिर वही scanf से क्या लिखना है आपको, परसेंटेज डी और पोजीशन नाम के वेरिएबल में आपको उसके पोजीशन को स्टोर कराना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आगे का जो कोड है ना वो उसको देख के फिर लिखेंगे। राइट, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। मान लीजिए इतने प्रोग्राम में जो ये कुछ ऐसा है, ये जैसे ही आपका डिक्लेरेशन आप करोगे ना तो ये कुछ ऐसा देगा आपको, ये आपको एक 8 एलिमेंट्स के साइज वाला एक एरे बनाकर देगा जिसका नाम क्या है, ए। ठीक है, ये आपको बनाकर दे देगा। और फिर आपने यूज़र से मान लीजिए साइज़ पूछा है, तो साइज़ मान लेते हैं, साइज़ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यूज़र ने दिया है से थोड़ी देर के लिए 5। ठीक है ना, साइज़ 5 दिया है। और मान लेते हैं उससे बोलते हैं कि हमने एलिमेंट्स एंटर करिए, तो उसने कुछ एलिमेंट्स भी दिए हैं इसे एंटर करने के लिए। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो मान लेते हैं यूज़र ने आपको दे रखे हैं से 4, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, और अब मान लेते हैं वो यूज़र चाहता है कि, अच्छा आपने फिर पूछा है कि कौन सा नंबर इंसर्ट करना है ना, तो अब जो नंबर लिया है ना यूज़र ने, मान लेते हैं वो नंबर 9 है। ठीक है, नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, और पोजीशन जिस पे वो इंसर्ट करना चाहता है ना वो पोजीशन 3rd है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3rd पोजीशन मतलब इंडेक्स 2nd है। ठीक है ना, 3rd पोजीशन ये वाली है ना, और ये इंडेक्सिंग क्या है, 2nd है। इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होती है ना, तो 0 1 2 3 4। राइट, ये आपका पोजीशन 3rd है। यहाँ पे इस 9 नंबर को वो इंसर्ट करना चाहता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से फिर से वही हो गया है ना, प्रोग्राम जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपके। अगर आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए या रिज़ल्ट जो है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। ठीक है ना, अगर रिज़ल्ट को अनसॉर्टेड फॉर्म में देने पर भी यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे तो सिर्फ नंबर से मतलब है ना कि सारे नंबर एरे के कवर हो जाएं, वो सॉर्टेड रहें अनसॉर्टेड रहें। तो अगर अनसॉर्टेड फॉर्म में रिज़ल्ट चाहिए तो फिर देखिए यहाँ पे आगे का प्रोग्राम कैसा होगा ना, तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर अनसॉर्टेड रिज़ल्ट। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, फॉर अनसॉर्टेड रिजल्ट। ठीक है ना, इंसर्शन के बाद अगर अनसॉर्टेड टाइप का चाहिए रिजल्ट ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए करना क्या है अपने को, बस इसके बाद फिर अपने को क्या करना है ना, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको क्या लिखना है देखिए, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, तो इतना जैसे ही उसने आपको पोजीशन बताया, नंबर बताया, तो फिर आपको लिखना है क्या, ए ऑफ साइज। ठीक है, इज इक्वल टू ए पोजीशन -1। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका समझ में आया आपको। पोजीशन -1 कौन सी इंडेक्स है, यही वाली इंडेक्स है ना। पोजीशन -1 कौन सी इंडेक्स है, यही 2nd इंडेक्स है ना आपका पोजीशन -1। इसका मतलब ये 2nd इंडेक्स पे जो भी नंबर है ना, इसको वो कहाँ पर डाल रहा है, ए साइज। तो साइज क्या है देखिए 5 मतलब कौन सा, 5 मतलब इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स ही 5 हो गया ना, तो 5th इंडेक्स पर, तो 5th इंडेक्स पे ले आके कॉपी कर दे पोजीशन -1 इंडेक्स वाले, तो 2nd इंडेक्स वाले नंबर को कॉपी कर दे कहाँ पे ले आके, सीधे सीधे 5th इंडेक्स में। ठीक है, यही काम हो रहा है। और फिर जहाँ पर आपका 2nd इंडेक्स है
है ना, वहाँ पर क्या लिख दे आपका नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए क्या, ए पोजीशन -1 इज इक्वल टू नम। दैट्स इट, बस इतना कोड है। इतना कोड लिखने के बाद योर प्रोग्राम विल बी ओवर, राइट। वो हो क्या जाएगा, इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए यहीं पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा। एक छोटा सा बना ही लेते हैं ना यहाँ पे। अच्छा स्पेस यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं यहीं यहाँ नीचे बना देता हूँ ना। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए पहले से जो हमारे पास है वो 8 साइज़ की थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर्स जो दिए थे वो क्या थे, 4 8 12 20 30, ठीक है। और ये थी आपकी पोजीशन नंबर 3 और ये इंडेक्सिंग थी 0 1 2 3 4 और साइज़ जो दिया था वो 5 था और नंबर जो इंसर्ट करना था वो 9 था, ठीक है। तो फिर एज पर दिस कोड बोल रहा है, देखिए ए ऑफ साइज में क्या, आपको ए ऑफ साइज मतलब फिफ्थ इंडेक्स में क्या करना है, पोजीशन -1 पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन -1 पे जो नंबर लिखा है ना उस नंबर को वहाँ पर इंसर्ट करने का है मुझे, ठीक है। तो देखिए पोजीशन -1 मतलब पोजीशन है 3 -1 मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जो नंबर है ना ये 12, इसको मुझे यहाँ से उठाने का है या कॉपी करने का है और उठा के कहाँ लिखना है, ए साइज है फिफ्थ मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर पोजीशन -1 वाली इंडेक्स में क्या लिखना है, वो नंबर जो आपको रिक्वायर्ड था ना, पूछा था, तो वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये आपका 9 जो है वो थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट हो गया और हमारा पूरा का पूरा एरे भी मिल गया, सारे एलिमेंट्स भी, क्योंकि हमें रिजल्ट कैसा चलेगा, फॉर अनसॉर्टेड है तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन अगर यही रिजल्ट आपको सॉर्टेड फॉर्म में ही चाहिए है ना तो फिर आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं यही, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देखिए क्या, फॉर सॉर्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो एक बार एरे जो है ना वो फिर से बनाते हैं, ठीक है। एक बार एरे यहाँ पे फिर से बनाते हैं ताकि कोड लिखने में आसानी होगी आपको, है ना। देखिए पहले लॉजिकल डायग्राम में बना लेना आसान रहता है। ये हमारा एरे था, 8 एलिमेंट्स थे। एक बार एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए 4 8 12 20 30 है ना, ये एलिमेंट्स थे क्या क्या, ये एलिमेंट्स थे आपके 4 8 12 20 30, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या आपको पोजीशन जो थी जिस पे आपको इंसर्ट करना था, है ना, तो पोजीशन थी 3, ये पोजीशन 3, तो यहाँ पे साइज था आपका 5, पोजीशन जिस पे इंसर्ट करना है वो थी आपकी 3 और नंबर जो ऐड करना था वो था आपका 9। लेकिन अब आपको रिजल्ट सॉर्टेड चाहिए तो अब आप ये वाला काम नहीं कर सकते कि ये 12 को यहाँ से कॉपी किया और लास्ट में पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या कोड लिखेंगे, पहले मैं कोड लिखता हूँ है और उसके बाद फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कोड इसी वाले एरे में, है ना। तो देखिए कोड क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे देखिए क्या, फॉर I इक्वल टू साइज -1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन -1, I माइनस माइनस, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, I प्लस 1 इज इक्वल टू AI, बस ये है मेन एग्जीक्यूशन लाइन, इससे हो जाएगा आपका काम। और फिर इसके बाद आप लिखोगे आपका फाइनल इंसर्शन वाला लाइन, A पोजीशन -1 शुड बी रिटन ओवर बाय व्हाट, नंबर, ठीक है। एंड देन आखिरी में आप करोगे साइज प्लस प्लस, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट प्रोग्राम। और फिर जितने भी एल्स लूप्स हैं ना इनको बंद कर देंगे, है ना। तो बस एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है इसका मतलब, ये जो लाइन लिखी है ना, देखिए क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है देखिए फॉर I इक्वल टू साइज -1, साइज दिया है 5,
है ना, और 5 माइनस 1 मतलब A4, फोर्थ इंडेक्स तो ये देखिए 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो A इक्वल टू, अभी I का वैल्यू क्या है, साइज माइनस 1 मतलब I इक्वल टू 4 है ना। तो अब क्या करना है, देखिए A5 फिफ्थ इंडेक्स, यहाँ पे लिखा ना AI प्लस 1, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, A5 है ना। अगर I का वैल्यू 4 है ना, I का वैल्यू 4 कैसे हुआ, साइज माइनस 1 लिया, साइज 5 दिया ना, तो A5 उसको हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, I था 4 ना, तो A4 से। तो A4 में जो लिखा है ना उससे A5 को रिप्लेस कर दें या A5 में कॉपी कर दें। तो फिफ्थ इंडेक्स में जो फोर्थ में लिखा है उसे कॉपी कर देंगे, ये लो भैया कॉपी हो गया, ठीक है। और यही काम आपको करते जाना है, कब तक, अच्छा ये थर्ड यहाँ से, अब क्या करना है, इस 20 को उठा के यहाँ पे कॉपी करना है ना। जब आप इस फॉर लूप में देख रहे हैं ना, ये I माइनस माइनस मतलब एक एक आप नीचे होते जाएंगे, और ये कब तक करना है आपको, पोजीशन -1 तक, ठीक है ना। पोजीशन -1 मतलब ये पोजीशन है आपकी 3 -1 सेकेंड इंडेक्स तक करना है यही वाला काम, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स को है ना वो एक एक आगे मूव करना है। तो देखिए जब आप इस पूरे प्रोग्राम को ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन से होता क्या जाएगा, पोजीशन -1 इंडेक्स तक, मतलब सेकेंड इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक एक राइट जाते जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, और ये नंबर जो है अब यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखिए पोजीशन -1 में आप अपना नंबर इंसर्ट कर दीजिए। तो जो नंबर मुझे इंसर्ट करना था अब वो यहाँ पे इस लाइन के द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा 9, राइट। तो अब आपका एरे जो है वो रिक्वायर्ड एरे बन जाएगा, जिसमें आपका 9 आपकी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट भी हो गया, और आपका जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोड भी, अगर आप इसको ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। मैंने कोशिश तो करी है कि बीच बीच में लॉजिकल डायग्राम्स जो हैं वो बना के आपको इस प्रोग्राम को, इस कोड को समझाएं। आई होप आपको इंसर्शन अब समझ में आ गया होगा, और सी प्रोग्रामिंग में कौन सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है ना इस प्रोग्राम को लिखते हुए, ये भी आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको डाउटफुल लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। आपके कोई सजेशंस भी बहुत वेलकम है, मतलब आप अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे भी देखते हैं एरेज में और क्या क्या कर सकते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। टिल देन टेक केयर और पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।